नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्यन टीवी नेशन में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। देहरादून में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में चुनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नवनियुक्त कर्मियों को शुभकामनाएं देते हुए बता दें कहा है कि सरकार पारदर्शी और मेरिट आधारित भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि नवनियुक्त कर्मचारी पूरी निष्ठा, ईमानदारी और जनसेवा की भावना के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और प्रदेश के विकास में सक्रिय भूमिका निभाएं। उसका प्रदर्शन करते हुए अपना स्थान बनाया है। साथियों, आप सभी ने अब तक का सफर कड़ी मेहनत, समर्पण और अनुशासन के बल पर तय किया है, लेकिन आपकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। बहुत सारे लोग, चूंकि मैं इस सभागार में मुझे लगता है कई सैकड़ों कार्यक्रम ऐसे हो चुके हैं नियुक्ति पत्र वितरण के, तो मैं उन सभी से कहता हूं और आप सबसे भी आज कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि आज नियुक्ति पत्र मिल गया, अब काम पूरा हो गया। एक काम पूरा जरूर हो गया, जो आपने मेहनत करी थी, परिश्रम किया था, तैयारी की थी, आपके माता पिता ने जो आपके लिए सपने देखे थे, वो पूरा हो गया कि आपको नियुक्ति मिल रही है। लेकिन काम आज पूरा नहीं हुआ, बल्कि काम होगा शुरू हो रहा है। एक नया अध्याय आप सब लिखने जा रहे हैं। यहां से आपकी एक नई शुरुआत होने वाली है, क्योंकि इस नियुक्ति के साथ ही एक बड़ी जिम्मेदारी अब आप लोगों को मिलने जा रही है। आज से आप लोग अपनी क्षमताओं का, अपनी प्रतिभाओं का और अपने प्रशिक्षण का उपयोग करके प्रदेश की कानून व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है और लोगों की रक्षा है, नागरिकों की रक्षा है, देश दुनिया से आने वाले पर्यटक से लेकर तमाम प्रकार के लोग देवभूमि उत्तराखंड आते हैं और अनेक चुनौतियों का, अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का जो मुख्य प्रबंधन होता है वो पुलिस विभाग को ही करना होता है। और आप में से कुछ युवा निरीक्षक के रूप में पुलिस व्यवस्था को मजबूत करेंगे, कुछ गुरु नायकों के रूप में आपदा प्रबंधन आदि के कार्यों में अपना योगदान देंगे और कुछ अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के रूप में अग्नि नियंत्रण कार्यों का प्रबंधन भी करेंगे। इसके साथ साथ हमारी दो दो रास्तों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी हमारी लगी हुई है और उसके साथ ही उत्तर प्रदेश हिमाचल से अंतर्राज्यीय भी है और अंतर्राष्ट्रीय भी है। दो अंतर्राष्ट्रीय है और दो अंतर्राज्यीय, उन सभी पर कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमको वहां भी काम करना होता है। और इस भौगोलिक परिस्थिति के कारण हमारा राज्य सामरिक रूप से और आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। इसके अलावा देवभूमि में प्रत्येक वर्ष पूरे देश और दुनिया के करोड़ों करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, पर्यटक आते हैं, जिनका प्रबंधन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। इन कार्यों के अलावा आप सभी को राज्य में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए और आज जो हमारे सामने अनेक चुनौतियां हैं, जैसे नशे के कारोबार हैं, साइबर क्राइम है, महिला अपराध, यातायात व्यवस्था, वीआईपी प्रोटोकॉल, चार धाम यात्रा, प्राकृतिक आपदा, कांवड़ यात्रा, ये भी हमारे लिए बड़ी चुनौतियां हैं। इनका भी हमें प्रबंधन करना होता है और इन सभी कठिनाइयों के बीच में आप सभी को एक मूक साधक की भांति, मूक साधक तो जानते होंगे ना, जिनको काम सब कुछ करना होता है लेकिन बोलना कम होता है, कम से कम जितनी जरूरत है। एक मूक साधक की भांति प्रत्येक मोर्चे पर डटकर अद्वितीय जनसेवा का एक उदाहरण प्रस्तुत करना होगा, क्योंकि अगर पहले दिन से जिस दिन आप सेवा में आएंगे, वैसे तो फोर्स की सिखलाई बहुत होती, क्योंकि मेरा भी जीवन फोर्स के साथ ही आगे बढ़ा है। जो भी मैंने सीखा, थोड़ा जो भी मैं काम कर पा रहा हूँ, उसमें ये फोर्स का बहुत बड़ा योगदान है। फोर्स सभी मैं एक समान मानता हूँ, चाहे सेना है, चाहे हमारे अर्धसैनिक बल है, चाहे हमारी पुलिस है, सभी का मेरे सामने उतना ही सम्मान है, क्योंकि मैं सबको उतनी डिसिप्लिन मानता हूँ,
उतना ही जो है उनको परिश्रमी मानता हूँ, उतना ही उनको मिशनरी मानता हूँ। इसलिए उत्तराखंड पुलिस ने प्रत्येक मोर्चे पर जो अभी तक काम किया है, जो अपने आप को सिद्ध किया है, सेवा परमो धर्मो, ये केवल आदर्श वाक्य नहीं है बल्कि उनके जीवन का अटल संकल्प है। अभी आप सब लोगों ने शुरुआत में गीत भी था, क्या गढ़ गीत था, क्या था उत्तराखंड पुलिस का। साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप हमारी सरकार उत्तराखंड पुलिस को एक आधुनिक, एक स्मार्ट पुलिस बल बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। साथ ही हमने अपने जवान पुलिस अधिकारियों एवं जवानों के परिसरों के कल्याण के लिए हम उसके लिए भी प्रतिबद्ध हैं। क्योंकि मैं पहले जब मैं इस जिम्मेदारी में नहीं था, उससे पहले मैंने पुलिस सुधार के भी कुछ कार्यक्रमों में भाग लिया और मैंने देखा कि पुलिस को कई कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है और उनकी जो ड्यूटी होती है वो कई बार 8 घंटे से बढ़कर कई घंटे उसके दुगना तक भी हो जाती है। ऐसे समय में उनको कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, पारिवारिक रूप से भी, अपने शरीर को भी ठीक रखना होता है, अन्य व्यवस्थाएं भी करनी होती हैं। तो इस नाते हम उनके कल्याण के लिए, उनके परिवारों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। हमने पुलिसकर्मियों के लिए अत्याधुनिक उपकरणों की व्यवस्था करने के साथ ही उनको उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भी अच्छा उनको ट्रेनिंग मिले, उसके लिए भी हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। और पिछले 3 वर्षों में हमने पुलिसकर्मियों के आवास संबंधी समस्या को दूर करने के लिए 5 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। और मेरा मानना है कि ये हमारा प्रतिशत चूंकि कम था, जो डीजीपी साहब, होम सेक्रेटरी साहब, हम लोग सब बैठ के और अंशुमन जी भी हमारे यहाँ बैठे हैं, तो कई बार हमारी चर्चा हुई, तो उस प्रतिशत को भी हम बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। भारत सरकार के स्तर पर भी जब बैठकें होती हैं उसमें भी माननीय गृह मंत्री जी के स्तर पर लगातार इस पर चिंता व्यक्त की जाती है। तो इसलिए हमने ये धनराशि का प्रावधान किया है। वहीं स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत समस्त पुलिसकर्मियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराई है। हम जहां एक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा से जुड़ी हुई नई तकनीकी में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण करके अपने पुलिसकर्मियों को देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में उनको ट्रेनिंग के लिए भी भेज रहे हैं। वहीं अपराधों के पूर्वानुमान और रोकथाम के लिए डेटा एनालिसिस, GIS आधारित सुरक्षा प्रणाली विकसित करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए बहुत गर्व का विषय है कि हमारी पुलिस ने महिला अपराधों के निराकरण में राष्ट्रीय औसत से 2 गुनी सफलता प्राप्त की है। इसके लिए हमारी पूरी टीम, डीजीपी साहब, पूरी पुलिस सब बधाई के पात्र है। साथ ही गृह मंत्रालय द्वारा जारी महिला अपराधों एवं पॉक्सो अधिनियम के मामलों के निस्तारण में भी उत्तराखंड देश में 5वें स्थान पर रहा है। आज के इस आधुनिक युग में अपराधों के बदलते स्वरूप के साथ ही पुलिस की भूमिका पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है। पहले जो एक सामान्य तरीके से चलने वाला काम था, उसमें बहुत ज्यादा नवाचार की आवश्यकता है, नवाचार को अंगीकार करने की आवश्यकता है, नवाचार को कार्य व्यवहार में लाने की आवश्यकता है। अब पुलिस को केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने तक ही सीमित नहीं होना पड़ता है, बल्कि साइबर क्राइम, आर्थिक अपराध, नशे के खिलाफ, इन सभी में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। इसलिए हमें इन सभी अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जो तकनीकी क्षमता को और अधिक मजबूत करना होगा, टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक उपयोग करना होगा, नवाचारों को अधिक से अधिक अपनाना होगा। साथ ही लोगों की भागीदारी बढ़े, उसके लिए जन जागरूकता अभियान, साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण, युवाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से राज्य में प्रभावी सुरक्षा तंत्र विकसित करना होगा। इसके साथ ही नशे के अवैध व्यापार और बढ़ते दुष्प्रभाव को रोकने के लिए हमने एक संकल्प लिया है, ड्रग फ्री उत्तराखंड, उसके संकल्प को एक जन आंदोलन का रूप देना होगा। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी पुलिस फोर्स इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रही है और बीते कुछ वर्षों में हमने इसमें
कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी हासिल की है। आज से आप लोग भी हमारे इस महत्वपूर्ण बल का हिस्सा बनने जा रहे हैं, इसलिए आप लोगों को भी चारित्रिक बल, आत्मशक्ति द्वारा हमारी पुलिस को और अधिक मजबूती देनी होगी। साथियों, आप सभी को भली भांति याद होगा कि पहले के समय में या पूर्व की सरकारों में किस प्रकार से भर्तियां जब होती थी तो उसमें किस प्रकार का पक्षपात होता था, किस प्रकार की धांधलियां होती थी, कैसे भ्रष्टाचार होता था, कैसे नकल का खेल चलता था और योग्य जो उम्मीदवार थे उनको अवसर नहीं मिलते थे और जो हमारी योग्यताएं थी उनका आदर नहीं होता था, निरादर होता था। प्रतिभा क्षमता के साथ न्याय नहीं होता था और भर्ती प्रक्रियाओं में भी काफी लंबा समय लग जाता था और इस देरी का फायदा उठाकर भ्रष्टाचारियों के द्वारा, रिश्वतखोरों के द्वारा, नकल माफियाओं के द्वारा खेल खेला जाता था। हमने इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया और उसका परिणाम हुआ कि पिछले 4 वर्षों में राज्य के अंदर 26,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। मुझे गर्व है कि इस भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत से लेकर नियुक्ति पत्र प्रदान करने तक की पूरी प्रक्रिया में हमने 2 वर्ष से भी कम समय में सफलतापूर्वक पूरा किया है। मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहता हूं कि पिछले 4 वर्षों में जितनी नियुक्तियां राज्य के अंदर संपन्न हुई हैं, राज्य गठन के पश्चात और पहले की सरकारों के समय का अगर सब निकाला जाए, टोटल उसका एक अनुपात निकाला जाएगा तो पिछले 4 वर्षों में ये अनुपात 2/3 से भी अधिक है। 2/3 अपने आप में ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और इसको ये भी कह सकते हैं, जैसे बहुत सारे मामलों में मैं कहता हूं कि उत्तराखंड में पहली बार क्या क्या हुआ। तो ये जो भर्तियां हो रही हैं 26,000 से अधिक, ये भी पहली बार हुई। जिस प्रकार से नकल का कानून पहली बार आया है, यूसीसी का कानून पहली बार आया है, राष्ट्रीय खेलों का आयोजन पहली बार हुआ है, एसटीजी इंडेक्स में हमारा राज्य भारत के उस इंडेक्स में पहले नंबर पर आया है पूरे देश के अंदर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बनाने में हमारा राज्य देश के पहले नंबर के राज्यों में आया है। ईज ऑफ डूइंग, ईज ऑफ लिविंग, इन सभी में, कृषि के क्षेत्र में, यहाँ किसानों की आय बढ़ाने में, उसमें भी हमारा राज्य पहले नंबर पर आया है। अनेक कानून, अनेक नवाचार पहले जो हमारे लिए बहुत दूर हुआ करते थे, वो आज हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं और पूरे देश के लिए वो उदाहरण बनते जा रहे हैं। मैंने कुछ एक आपको बताया, इसमें मैं बोलूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहता। बस ये बात आप लोगों से बेहतर कौन जानता होगा कि राज्य में भर्ती परीक्षाएं अब बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हो रही है ना। आप लोग तभी तो भर्ती हुए हैं, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं दिखाई दी आप लोगों को। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है आप सभी लोग अपने दायित्वों और कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ और समर्पण के साथ करेंगे और राज्य को शांति, सुरक्षा और जनता के विश्वास को मजबूत बनाने में अपना योगदान सुनिश्चित करके उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने में, हमारे विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान देंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी को मैं पुनः शुभकामनाएं देते हुए, और आज वर्ष 2025 का ये अंतिम दिन है। आपकी नियुक्ति वर्ष 2025 में हो गई है। 2026 में जो कल से आ रहा है, पूरे जोश के साथ, उत्साह के साथ अपनी योग्यता, क्षमता, प्रशिक्षण जो आपने प्राप्त किया है, जितना आपके अंदर पोटेंशियल है, उसको भगवान को समर्पित करते हुए, भगवान को साक्षी मानते हुए अपने काम को प्रारंभ करेंगे। कल से
वर्ष 2026 शुरू हो रहा है। मैं उसकी भी आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। देहरादून के सेलाकुई थाना क्षेत्र में 9 दिसंबर को हुई गंभीर घटना को लेकर एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जन्मदिन पार्टी के दौरान हुए विवाद में युवक पर कड़े और चाकू से हमला किया गया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हुआ और इलाज के दौरान 26 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले में बता दी कि एसआईटी का गठन किया है। सीसीटीवी फुटेज की जांच जारी है और फरार आरोपी पर इनाम बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। एसएसपी ने स्पष्ट किया है कि अब तक की जांच में घटना पूर्व नियोजित नहीं पाई गई है। डेथ होने के बाद उपरांत जो है जब पुलिस को सूचना मिली तो पूरे समस्त डॉक्यूमेंट्स और सबके आधार पर जो है उस पर मर्डर की जो है सेक्शंस भी इम्पोज किया गया और धारा एक SC/ST की बनती है जो 325 की है। उसमें जो प्रोविजंस है कि अगर कोई ऐसा अपराध एक SC/ST कम्युनिटी के साथ किया जाए जिसका 10 या 10 साल से उसकी ज़्यादा की अगर अपराध की वैल्यू है तो उसमें सजा है, तो उसमें वो अपराध की सेक्शंस लगाई जाती है जिससे कि विक्टिम को एक उचित मुआवजा जो सरकार द्वारा समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित है वो भी मिले और साथ ही साथ उस धाराओं में भी उसको पनिशमेंट मिले। देहरादून में वायु प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने बता दी कि छठी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में देहरादून, ऋषिकेश और काशीपुर की वायु गुणवत्ता सुधार से जुड़ी प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सभी संबंधित विभागों को सख्त निर्देश देते हुए कार्य योजना के अनुसार समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर दिया और उन्होंने कहा कि परिवहन, लोक निर्माण विभाग और शहरी विकास विभाग की भूमिका इस अभियान में बेहद ही अहम है। इसके साथ ही जन जागरूकता कार्यक्रमों और वृक्षारोपण अभियानों को तेज करने के निर्देश दिए गए। आम लोगों को वायु गुणवत्ता की जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाने पर भी सहमति बनी है। जनपद अल्मोड़ा में हुई बस दुर्घटना में घायल बच्चे के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिजनों से फोन पर बातचीत कर उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने घायल बच्चों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है और सरकार की ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने का भरोसा दिलाया है। चलो भगवान की बड़ी कृपा हो गई। अब क्या करें, ऐसी घटना खराब हुई है। हाँ, अब हमारे गांव के कई व्यक्ति वहीं पर वो हो गए, मर गए थे। ये लोग हमारे ठीक हैं। मेरी लड़की है, उसको ये एम्स ऋषिकेश में रेफर किया है विकासन से जी। और हम अल्मोड़ा में आए हैं, हमको डीएम साहब ने बड़े उससे भेजा यहाँ पर और स्वयं भी यहाँ हमारी देख रेख में भी कर रहे हैं। सभी 2 लोग हैं जी। चलिए मैं धन्यवाद सर, धन्यवाद। उत्तराखंड के थाना स्थित फिट एंड फाइन जिम में जिम जिहाद को लेकर बड़ा बवाल मच गया। जिम ट्रेनर नदीम अंसारी पर आरोप लगा है कि उन्होंने एक हिंदू महिला के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत की है। पीड़ित महिला के साथ बजरंग दल की कार्यकर्ताओं ने जिम में जाकर आरोपी ट्रेनर को सबक सिखाया। पुलिस ने मामले में आरोपी जिम ट्रेनर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड के अगले 48 घंटों का पूर्वानुमान जारी। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश का अनुमान आईएमडी द्वारा जताया गया है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में बर्फबारी के साथ पिथौरागढ़, बागेश्वर में भी हल्की बर्फबारी की संभावना है। टिहरी, पौड़ी और अल्मोड़ा में हल्की बारिश के आसार जताए गए हैं। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। घने कोहरे से रेल से लेकर हवाई सेवाएं काफी प्रभावित हुई हैं। सुबह शाम के कोहरे से सड़क यातायात भी प्रभावित हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सुबह शाम के कोहरे से सड़क यातायात प्रभावित हुआ है और इसके साथ ही बर्फबारी और बारिश की आशंका जताई गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी का अनुमान और इसके साथ उत्तराखंड के अगले 48 घंटों का पूर्वानुमान जारी किया गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी, बारिश का अनुमान आईएमडी द्वारा जताया गया है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में बर्फबारी के आसार हैं और इसके साथ ही पिथौरागढ़, बागेश्वर में भी हल्की बर्फबारी की संभावना है। टिहरी, पौड़ी और अल्मोड़ा में हल्की बारिश के आसार हैं। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है।
और घने कोहरे से बता दें कि रेल से लेकर हवाई सेवाएं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई हैं, दृश्यता कम है। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सुबह शाम के कोहरे से सड़क यातायात भी प्रभावित हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, रेल यात्राएं, हवाई यात्राएं, सभी सेवाएं बता दें कि प्रभावित होती हुई नजर आई हैं। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में भी अलर्ट जारी किया है और उत्तराखंड के अगले 48 घंटों के लिए बता दें कि पूर्णांक जारी किया है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश का अनुमान है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में बर्फबारी के आसार हैं। पिथौरागढ़, बागेश्वर में भी हल्की बर्फबारी की संभावना है। टिहरी, पौड़ी और अल्मोड़ा में हल्की बारिश के आसार जताए गए हैं। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में घने कोहरे का अलर्ट है। घने कोहरे से रेल से लेकर हवाई सेवाएं प्रभावित हुई हैं। सुबह शाम के कोहरे से सड़क यातायात भी प्रभावित है। और रेल से लेकर हवाई सेवाएं सभी प्रभावित होती हुई नजर आई हैं। और उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में भी अलर्ट जारी किया है। घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और इसके साथ ही सबकी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी, बारिश का अनुमान और इसके साथ 43 घंटों का जारी किया गया है। इसके साथ ही बता दें कि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में भी और काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी के आसार और पिथौरागढ़, बागेश्वर में भी हल्की बर्फबारी की संभावना है। टिहरी, पौड़ी और अल्मोड़ा में हल्की बारिश के आसार हैं। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में घने कोहरे का अलर्ट है। और इसी को लेकर रुक करेंगे हमारे संवाददाता आशीष डोभाल का। आशीष, क्या कुछ जानकारी है? उत्तराखंड में जो है मौसम खराब हुआ है और सूखी ठंड के कारण जो बीमारियां हैं, तमाम बीमारियां बीमारियां हो रही हैं लोगों को, डॉक्टरों के पास भी लोग पहुंच रहे हैं। और आगे बारिश की भी संभावना जताई गई है मौसम विभाग की ओर से। आज से उत्तराखंड के तमाम जो जनपद हैं, पहाड़ी इलाके हों चाहे मैदानी क्षेत्र हों, लेकिन अभी तक किसी भी क्षेत्र में बारिश नहीं आई है। और आने वाले 1-2 दिन में बारिश की संभावना जताई गई है। अब देखना होगा कि नए साल में बारिश का जो है स्वागत करती है उत्तराखंड में। देखना होगा कि बारिश कब तक पहुंचती है। मौसम जो है लगातार जो है कोहरा लगा हुआ है और जो आवागमन है उसमें भी दिक्कतें लोगों को हो रही है। तमाम जो वाहन चालक हैं उन्हें आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फॉग लाइट का प्रयोग लोग कर रहे हैं और जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर पाला लगने से कई जो मार्ग हैं वहाँ पर फिसलन का डर जो है बना हुआ है। जी ठीक है आशीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में इतना ही और ऐसे उत्तराखंड की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशन।